नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडिया ने ज्योग्राफी की टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज का आज दोस्तों 8वां पार्ट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि आप उत्तराखंड स्नातक स्तरीय एग्जाम 2026 के लिए 40 प्लस टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट फुल लेंथ के साथ जुड़ना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये टेस्ट उपलब्ध होंगे। 100 नंबर के हैं 40 प्लस। तो लिंक दिया गया है ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरधारी क्लासेस ऐप का। या जरदारी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इस ऐप में दोस्तों आपको एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, और एग्जाम से पहले दोस्तों आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिलेट फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रागी फसल से संबंधित है? दोस्तों, रागी फसल ये भी एक मिलेट फसल यानी मोटा अनाज फसल है। तो इससे संबंधित कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है, रागी वर्षा आधारित फसल है और अधिकतर काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। तो ये कथन दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि जो रागी फसल है वो केवल काली मृदा में अच्छे से नहीं बढ़ती, बल्कि लाल मृदा, रेतीली मृदा या दोमट मिट्टी या उथली काली मिट्टी, इसमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो ये वाला कथन तो असत्य है। रागी लाल, काली, रेतीली, दुमट्टी और उथली काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है, ये बिल्कुल सही कथन है। यह शुष्क क्षेत्र की फसल है और आयरन, कैल्शियम और रुक्षांश यानी रफेज से भरपूर होती है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मूल रूप से ये शुष्क प्रदेशों जहाँ पे ड्राई रीजन होता है वहाँ की ये फसल है। और पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये मोटा अनाज या जो ये मिलेट फसल है, रागी फसल, क्योंकि इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर इसमें होता है। तो प्रचुर मात्रा में ये सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। ये वाला भी सही कथन है। कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश रागी उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। दोस्तों, ये कथन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि देखो अगर हम रागी उत्पादन के प्रमुख राज्यों की बात करें तो इसमें आता है कर्नाटक, आता है तमिलनाडु, इसमें शामिल है, हिमाचल प्रदेश है, यानी तमिलनाडु हो गया, और इसमें आ गया हिमाचल प्रदेश हो गया, साथ में इसमें कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। इसमें आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में रागी जिसको फिंगर ब्लेड कहते हैं उगाया जाता है। सिक्किम हो गया, झारखंड में शामिल है, और अरुणाचल प्रदेश। ये राजस्थान में नहीं उगाई जाती है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान है बाजरा के लिए। राजस्थान बाजरा के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान में रागी फसल दोस्तों नहीं उगाई जाती है। तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, इन क्षेत्रों में रागी की फसल विशेष तौर पर उगाई जाती है। फ्री अन्न की बात करें दोस्तों, जो कि मिलेट फसलों के लिए शुरू किया गया है। भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट था 2023-24, यहाँ पर सभी मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको फ्री अन्न नाम दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को भी घोषित किया गया था। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था 2023 को। अगर हम उत्तराखंड दृष्टि की बात करें तो उत्तराखंड में रागी को स्थानीय भाषा में मंडवा या कोदा भी कहा जाता है। उत्तराखंड में रागी या फिंगर, तो यहाँ पे मिलेट है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? मंडवा या कोदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में विशेष तौर पर इसको उगाया जाता है। इसमें जो सही कथन है दोस्तों वो है 2 और 3, केवल 2 और 3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे किस मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। ये कपास की खेती के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। कपास की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है इसको, रेगुर मिट्टी को, जिसको कपासी मिट्टी या काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे दिए गए रामसर स्थलों को, इसका मिलान आपको करना है। सूची 1 में ये रामसर स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में वो कौन से राज्य में है, कौन से वो स्थान में, वो आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है ये। और इसे अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक रामसर साइट है। रुद्र सागर झील, ये दोस्तों त्रिपुरा में। सागर झील कहाँ है? ये रामसर साइट है, आर्द्रभूमि, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। सो सोकर झील, सोकर झील ये कहाँ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो सोकर झील ये है आपकी लद्दाख में।
और सास्तम कोटा झील, सास्तम कोटा झील ये है दोस्तों, सास्तम कोटा झील ये आपका आ जाएगा केरल में। और उसके बाद है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है हरियाणा में। कंप्लीट यहाँ पे मिलान हो चुका है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप मिलान देखिए, ये आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा गोदावरी, और फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। तो पहले पर गोदावरी कृष्णा रहेगा, उसके बाद तीसरा पर आती है नर्मदा। अभी दूसरे ऑप्शन में नर्मदा तो है नहीं, फिर चौथी पे आती है महानदी, और उसके बाद आती है तापी, इसमें बी ऑप्शन होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी से लेकर सबसे छोटी नदियों का क्रम देखें, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी और तापी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वो है लोकटक झील, लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ है दोस्तों, ये है मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील है उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, और सूची 2 में है राज्य या उनका विस्तार कहाँ है। तो नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये है दोस्तों मेघालय में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भारत के असम में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में। इसलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3, सिमलीपाल है उड़ीसा में, 4 3 2 1, ए ऑप्शन 4 3 2 1, इसलिए ए ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर। 4 फिर 3 2 और 1। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, स्वर्ण क्रांति का संबंध है उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर से। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, मत्स्य या मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, नीली क्रांति। कृषि के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी, हरित क्रांति। और दुग्ध विकास के लिए शुरू की गई थी श्वेत क्रांति। और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो श्वेत क्रांति है, इसका जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार के ज्वालामुखियों और द्वीपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है। जो बैरन द्वीप है दोस्तों, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। उसके बाद है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम क्या है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, और ये कहाँ है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। दोस्तों दिसंबर 2018 में हेवलॉक जो द्वीप है इसका नाम बदला गया, लेकिन इसका नाम क्या किया गया, स्वराज द्वीप किया गया, स्वराज द्वीप, न कि शहीद द्वीप। शहीद द्वीप ये किसका नाम था, तो शहीद द्वीप नाम रखा गया था नील द्वीप का, नील द्वीप का नाम रखा गया था शहीद द्वीप, जबकि हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रखा गया था स्वराज द्वीप। इसलिए ये वाला कथन सही नहीं है। तो सही कथन नहीं है वो ये वाला है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। रोस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हेवलॉक द्वीप का नाम था स्वराज द्वीप, और शहीद द्वीप किसका नाम था, नील द्वीप का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, कश्मीर वैली या नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे दोस्तों कश्मीर वैली नहीं होगा। कश्मीर वैली ये किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है केसर के लिए। केसर को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, तो केसर के लिए, केसर सेब अखरोट आदि के लिए जाना जाता है, विशेषकर केसर के लिए जाना जाता है। बाकी असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी
ये प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। असम कहाँ है? ये असम में है। दार्जिलिंग हिल्स की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित ये क्षेत्र दार्जिलिंग, और ये चाय उत्पादन में मुख्य स्थान है। इसके बाद नीलगिरी हिल, ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों जल संरक्षण पद्धतियां, और सूची 2 में है उनसे संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य में वो संरक्षण पद्धति अपनाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फड़, तो फड़ जो प्रणाली है ये एक जल संरक्षण प्रणाली है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में अपनाई जाती है, और इसमें चेक डैम और नहरों का प्रयोग किया जाता है इस तकनीक के माध्यम से। उसके बाद है नोला। नोला ये दोस्तों उत्तराखंड की एक प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है। खत्री, तो खत्री कहाँ अपनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। और कोराम्बू ये केरल की एक जल संरक्षण प्रणाली है। ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, 3 1 और 4 और 2, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नौकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है। नौकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है दोस्तों, ये है मेघालय में। नौकरेक आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है? मेघालय में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है असम में काल बैसाखी के तूफानों को बोर्डो इचला या बोर्दो इचला कहा जाता है। और कथन 2 है काल बैसाखी बैसाख के महीने में चलने वाली हवाएं हैं जो चाय की फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों यहाँ पे जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि असम में जो काल बैसाखी होती है उसको जो तूफानी हवाएं होती है, काल बैसाखी होता क्या है? ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती है, और असम में इनको क्या कहा जाता है? बोर्डो इचला या बोर्दो इचला भी कहा जाता है। बिल्कुल कथन 1 यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है काल बैसाखी बैसाख के महीने में चलने वाली हवाएं हैं जो चाय की फसल के लिए उपयोगी है। बिल्कुल ये कथन भी दोस्तों सही है, ये वर्षायुक्त हवा होती है, ठीक है, वर्षायुक्त हवा में साथ में वर्षा भी होती है, और ये विनाशकारी और भयंकर तूफानी वर्षायुक्त पवनें होती हैं जो चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 16 वन का संबंध है। 16 वन या 16 वन भी इनको कहा जाता है, तो इनका संबंध है। तो 16 वन या 16 वन पाए जाते हैं दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में, विशेषकर जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियां जैसे नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियां हो गई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो इन पहाड़ियों में दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिनको 16 वन या 16 वन भी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है तथा यह यांगत्याप दर्रे के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कथन 2 यहाँ पे दिया गया है सुबनसिरी, कामेग, तीस्ता और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसमें से कौन सा कथन सही होगा वो आपको बताना है। पहला कथन सही है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रे के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसकी सहायक नदियां जैसे सुबनसिरी, कामेग, तीस्ता, ये दोस्तों दाएं तट की नदियां हैं, सुबनसिरी, कामेग और तीस्ता। लेकिन जो लोहित नदी है, जो इसकी लोहित नदी है, वो इसके बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी बाएं तट से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जबकि सुबनसिरी, कामेग और तीस्ता इसके दाएं तट से मिलती है। तो ये वाला कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे सभी को दाएं तट बताया गया है। तो केवल यहाँ पे कथन 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। दोस्तों जो डोलवी इस्पात संयंत्र है ये है महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था सन 2004 में, और किसकी अध्यक्षता में? एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तब बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि विकास के लिए दोस्तों राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लक्षद्वीप जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, कई बार इसकी राजधानी पूछी जाती है, कवरती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कवरती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे परियोजना दी गई है और उनसे संबंधित नदियां यहाँ पे दी गई है। तो कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है ये आपको बताना है। फरक्का परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, ये गंगा नदी पर है। यहाँ पे एक का 3 हो जाएगा। गंडक नदी परियोजना, ये दोस्तों गंडक नदी पर। समेरा परियोजना, ये है रावी नदी पर। और पोंग बांध परियोजना, ये है ब्यास नदी पर। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का 1 और डी का 2, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है और फिर ये पश्चिम की ओर बहती है और फिर ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तवा, बुधी, हिरन, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। तब बी ऑप्शन है सही आंसर। मेलाकाइट खनिज है, मेलाकाइट खनिज ये किसका है दोस्तों, ये है तांबे का। तांबे का खनिज है मेलाकाइट। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो अन्य ये है, ठीक है, अन्य ऑप्शन है लोहे। लोहा, अगर हम खनिजों की बात करें तो इसके जो अयस्क है लोहे के, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में आ गया आपका डोलोमाइट। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आ गया मैग्नेसाइट। तो ये इनके कुछ प्रमुख अयस्क माने जाते हैं।